बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़ुद हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये रिपोर्ट देख के हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को अचंबा लगा हो। मुझे भी ज़ाहिर है अचंबे वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना ये है, जिस बात को मेरे ख़्याल में मैं आज अपने मेहमानों के साथ भी मौज़ूए गुफ्तगू बनाऊंगा कि जब आप बीज लगा रहे होते हैं तो तब आपकी जो अकल है, वो शऊर जो है वो कहाँ चला जाता है। मैं एक हल्की सी छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब हमने ख़ानदानों को स्ट्रक्चरली तोड़ना था, मैं स्ट्रक्चरली तोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो हमने दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी बाकायदगी से की। पहली बात तो ये की कि हमने फ्लैट लिविंग जो है उसकी भरमार की कराची में, और उसके ऊपर बहुत बहुत सारे जो सोचने समझने वाले लोग हुआ करते थे वो कहा करते थे कि फ़्लैट लिविंग जो है जब तक आपकी मजबूरी ना बन जाए इसमें मत जाइए, क्योंकि लोगों की ओनरशिप शहर की ख़त्म हो जाती है। कराची की शहर की ओनरशिप आज आपको ख़त्म नज़र आती है कंपेयर टू लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान या इस तरह के शहरों में। दूसरा है, जब आपने अपने घरों के बायलॉज बनाए तो मेरे ख्याल में एक किसी बीमार जहन ने आपके ऊपर ये बायलॉज इसलिए लगा दिए होंगे ताकि आपकी वो जो निस्बतें वॉल्ड सिटी के अंदर है वो ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने सारी ज़िंदगी जो है, अब भी अगर ये बैन ना हुआ होता तो मैं वॉल्ड सिटी के अंदर जाके पुराने दोस्तों के घरों की छतों पे चढ़ के बसंत मनाता। 3-3 दिन बसंत मनाते थे, सारी सारी रात हम छतों पे रहते थे, लेकिन कभी किसी के गुमान में नहीं ये गुजरा कि किसी के घर में झांका जाए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें भी कभी ये एतराज़ हुआ हो कि हमारी तरफ कोई झांक रहा है, हालांकि दीवार से दीवार जुड़ी हुई होती थी, खाने आपस में शेयर हो रहे होते थे, 2.5-3 फुट के बाद दूसरा घर शुरू हो जाता था, गली पार हो जाती थी, उसके बाद थड़ों के ऊपर बैठने का कल्चर, ये सब कल्चर ख़त्म। पता है हमने क्यों किए? फिर हमने वॉल्ड सिटी से बाहर निकल के अपने आप को कहा कि आप कहाँ रहते हैं जी? हम DHA में रहते हैं। भाई पहले कहाँ से रहते थे? हम DHA में रहते थे। 70 से पहले DHA था ही नहीं। लेकिन हमने जो कानून बनाए ना उसमें हमने पता क्या किया, पिछले घर से भी 10 फुट का फासला, साइड वाले घर से भी, इधर वाले घर से भी, सामने 20 फुट। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, वो जो कोर्टयार्ड की लिविंग थी वो घर को कनेक्ट करता था, वो जो घरों से जुड़ी दीवारें थी वो घरों को आपस में रिश्तों में कन्वर्ट करती थी। जब आपने कानून साजी ऐसी कर दी कि लोग अलग हों, फिर रिश्तों के तकद्दुस को पैमाल होता देखना सिर्फ वक्त की बात थी, ये अचंबे की बात नहीं है। मेरे साथ आलिया होंगी इंशाअल्लाह ताला कराची से, मोहम्मद खान लगारी साहब लाहौर से हमें इंशाअल्लाह ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, जहांगीर खान जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे बात करेंगे, और ताहिरा रुबाब, डॉक्टर ताहिरा रुबाब। हमारे तमाम को बहुत वार्म वेलकम। जहांगीर, आपसे बात शुरू करते हैं, ये सारे वाक़े का थोड़ा सा पस मंज़र और पेश मंज़र बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, ये वाक़या 2 नवंबर की शाम 6:30 बजे, 4 दिन पहले जी, शेरा कोट के इलाके में रिपोर्ट हुआ लाहौर शेरा कोट का इलाका है, बंद रोड के बिल्कुल पास। इसमें एक ख़ातून ने हॉस्पिटल पहुंचकर इंतहाई तशवीशनाक हालत में, उसका पूरा जिस्म बर्न था, जला हुआ था। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे दामाद महमूद ने मुझे शादी के लिए पहले दबाव डाला, निकाह के लिए। जब मैंने इनकार किया तो उसकी बीवी मर चुकी हुई थी, उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका, साल भर हो गया, 1 साल पहले, ठीक, महमूद की बीवी का इंतकाल हो गया था, और उसने अपनी सास के साथ शादी के लिए उस पर दबाव डाला। इनकार पर उसने चूल्हे का जो गैस है वो ओपन करके उसको आग लगा दी और वहाँ से फ़रार हो गया। पुलिस ने मुलजिम महमूद को गिरफ़्तार किया तो इंकशाफ हुआ कि शाजिया बीबी जो कि मुतासरा खातून है वो बेवा है, उसके शौहर का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ। तो उसके बाद उसने अपनी बेटी की शादी मरियम की महमूद के साथ की। मरियम का 1 साल पहले इंतकाल हुआ, और फिर महमूद का आना जाना अपने ससुराल में लगा रहा। ये सारा FIR में उस खातून का इल्ज़ाम था। और शादी के लिए महमूद अपनी साबका सास, अब कहेंगे, इसके बच्चे कहाँ रहते थे? इस खातून की 6 बेटियां हैं, 6 बच्चे हैं इसके। आदमी के नहीं, आदमी का, उनकी औलाद का कोई औलाद थी नहीं। तो इसकी सिर्फ बेटियां हैं? बेटा भी है, एक बेटा भी है, ठीक। तो शाजिया का 2 दिन पहले इंतकाल हो चुका है, ठीक। शाजिया की हालत इंतहा तशवीशनाक थी, उसका इंतकाल हॉस्पिटल में, उसकी डेथ हो गई। मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया था, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया जिसमें उसने कहा कि ये तमाम पर इल्ज़ाम। अच्छा, इसके बाद कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी हुई कि पता चले कि इनका रिलेशनशिप क्यों था? जब बीवी मर जाए तो वो एक गम की कैफियत होती होगी या होनी चाहिए, और अगर ये शादी के लिए प्रपोजल कुछ होता भी तो वो किसी साली के साथ शादी की तरफ रुझान होता है, ये सास के साथ रुझान कैसे हो गया? बिलाल साहब, इस तरह के जितने भी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं आज तक, उनकी इन्वेस्टिगेशन और जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें
बड़ा फ़र्क सामने आता है कि हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, बयान कुछ और किए जाते हैं। इस वाक़े की अभी चूँकि तफ्तीश जारी है, तो पुलिस का ये बताना है कि इसमें काफ़ी सारी जो बातें हैं, इन इल्ज़ामात ढकी छुपी हैं, वो ढकी छुपी हैं। उनमें कुछ ना कुछ इबहाम है कि शायद जो के बयान किया गया है हक़ाइक़ उसके बरक्स हों। अच्छा, ये जो उसकी बीवी की डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी? नेचुरल डेथ थी? उसके बारे में बताया जाता है कि मरियम की नेचुरल डेथ हुई थी। कैसे? वो जवान लड़की थी। जवान लड़की थी। ये अभी वो इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डिग आउट होंगी कि उसका इंतकाल कैसे हुआ, कब हुआ, क्या ये जाहिर एज अ क्राइम रिपोर्टर आपको लगता है कि कभी भी पता चलेगा? वो लड़की मर गई, वो दफन हो गई ना, उसकी कब्र खुदनी है, कभी भी नहीं होना। उसकी वजह कि फॉलो करने वाले जो लोग कोई हैं, भी जो मुद्दई हैं, वो फॉलो करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसको भी जेल हो गई, ये वो शाजिया मर गई, इसको भी फॉलो कौन करेगा? 6 बेटियां करेंगी फॉलो, 5 बेटियां रहेंगी वो करेंगी फॉलो, कोई भी नहीं करेगा फॉलो। एक हद तक आगे ये पैचअप की तरफ तो कभी पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या, या हुआ तो क्या पता है, क्यों हुआ ये नहीं कभी पता चलेगा, उसकी कॉजेज सामने नहीं आएंगी। इस तरह के क्राइम कभी आज से जब कैरियर शुरू किया कितने साल हो गए? 12 साल माशाल्लाह। 12 साल पहले भी इसी तरह की नौयतें हुआ करती थी क्राइम की? कम थी, हुआ करती थी लेकिन कम थी या रिपोर्ट कम होती थी? रिपोर्ट होना एक अलग चीज़ है, इंसिडेंट भी कम थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ऐसे वाक़यात जिसमें रिश्तों का तकद्दुस ना हो, ख़त्म कर दिया जाए, भूल जाए, वो ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए, वो सामने ज़्यादा आना शुरू हो गए और होना भी ज़्यादा हो गया, उनकी शरह में भी इजाफा हुआ। शरह में इजाफा। अलगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। हुजूर अक़दस, ये आपको हैरत में डालते हैं कि रिश्तों के तकद्दुस क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने जहाँ तक समझा है, सीखा है, मुझे ठीक कीजिएगा, कि जो सास है ये महरम रिश्ता है, ठीक है, ससुर जो है ये महरम रिश्ता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बीवी का इंतकाल हो भी जाए तो वो रिश्ता जो महरम है उससे तलाक नहीं होती, वो महरम का महरम ही रहता है। तो ये महरम रिश्तों के तकद्दुस यूँ पामाल होंगे उस रियासत में जो मदीना बनना चाहती है। मतलब मैं ये अल्लाह न माफ़ करे, मैं ये लफ्ज़ ही वापस लेता हूँ, ये तो बात ताने में भी नहीं कही जा सकती, ये तो बात है दिल की अथर गहराइयों से कही जा सकती है। सर, हम चाहते क्या हैं और करते क्या हैं? कभी ज़िंदगी में सोचा था कि ये भी सुनना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ फरमाया, और ये इंतहाई नाजुक मसला है जिसको आपने शर्मनाक भी है। जहाँ तक रिश्तों का ताल्लुक़ है, जैसे आपने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा किसी औरत के साथ निकाह करता है तो उसके वालिदैन, वालदा हो या वालिद हो, वो उसके बाप की जगह पर हैं। ठीक। और इस्लाम ने इन रिश्तों के तकद्दुस के बारे में 4थे सिपारे की आखिरी आयत जो है वो सारी इन रिश्तों के तकद्दुस के बारे में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा फेल जिसमें कोई बंदा अपनी सास से ये तकाजा करे कि वो मुझसे निकाह, के लफ्ज़ को अगर माँ से कन्वर्ट करूँ तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे होंगे। माँ, बिल्कुल माँ के साथ ये अगर निकाह का सोचता भी है तो ये इंतहाई गलीज़ ज़हन की पैदावार है, लफ्ज़ नहीं है। मेरे ख्याल में अभी ज़ुबान ने ना, उर्दू ने, पंजाबी ने भी ना अभी लफ्ज़ ही नहीं तख्लीक किया कि इस पे लानत कैसे भेजी जाए। माफ़ी के साथ लानत कैसे भेजी जाए? आपने सही फरमाया, इसके बारे में वाकई को अल्फाज नहीं मिलते कि इसको कैसे बयान कैसे कंडेम किया जाए, क्योंकि ये हमारे सुनने में तो पहले कभी नहीं आया। मुमकिन है कि वकला हज़रात ऐसी बातों से पहले आगाह हों कि कहीं किसी जगह पर ऐसी बात आई हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी रिपोर्ट नहीं है। वो भी माओ बहनों बेटियों वाले हैं, खुदा की कसम, इस तरह के मामला जाए वो भी जज भी सोचेगा कि भाई मैं किधर फंस गया हूँ। जी बेशक। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इसके खिलाफ कानून साजी करें। मिसाल के तौर पे क्या कानून होगा, समझ से बाहर है जाइए, इसके खिलाफ कानून क्या होगा। बेशक। लेकिन एक मजहबी माशरा, आलिया आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक मजहबी माशरा जहाँ पे कि 5 वक्त की अजान होती हो और लोग मस्जिदों में जुमे के दिन जो है वो मैं इस दफ़ा जुमे को बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से, कम अज़ कम कुछ 3,500 ना जुमा मुबारक के मैंने मैसेजेस डिलीट किए होंगे। जो जानता है, जो नहीं जानता, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। इतना बड़ा इस्लामी कल्चर जिस मुल्क में हो, जहाँ व्हाट्सएप भी इस्लामी कल्चर से भरपूर हो, जहाँ मस्जिदें भरी पड़ी हों, जहाँ उलमा कराम माशाल्लाह ताला अजीम तर और अजीम तरीन हो, जहाँ हिजाब ना लेने वालों को कम तर समझा जा रहा हो, ये मैं तंज के साथ कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ पे ये मुकदमा जब आप बात करते हैं तो तकद्दुस से
मैं क्या कहूँ, किस रिश्ते, इससे बड़ा रिश्ता, माँ से तकद्दुस से बड़ा रिश्ता मुझे तो या तो समझा दें, या तो फिर नबी का हो सकता है या अल्लाह का हो सकता है। अब ज़मीन की अगर मैंने बात करनी है तो माँ के रिश्ते के बाद मैंने किसी, अल्लाह ने भी सहारा किसके लिए, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। ये नहीं कहा मैं तुम्हें नबी जैसी मोहब्बत करता हूँ, कहा मैं तुम्हें 70 माओ जैसी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ने भी इस लफ्ज़ का, इस सीगे का इस्तेमाल किया। वहाँ जब ये तकद्दुस ख़त्म हो जाए तो आलिया फिर मेरे ख्याल में मंतकी बहस नहीं बनती, कोई गलती है जिसकी हम निशानदेही नहीं कर पा रहे। जिन्हें देखना भी न चाहे नजर, इन्हीं से ताल्लुक निभाना पड़ा। कई सांप थे कीमती इस कदर कि उन्हें आस्तीन में छुपाना पड़ा। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि ये महरम रिश्तों से डसकर कौन कौन शेल्टर होम में आते हैं। मेरा भी 27 साल का तजुर्बा है। शेल्टर होम में आती है बिलाल भाई, पता नहीं लफ्ज़ अदा करना चाहिए नहीं, माफ़ी के साथ औलादें समेट रही हूँ मैं, कूड़े कचरे की औलादें समेट रही हूँ मैं। ये सिर्फ नौजवानों की ही नहीं है, ये जाने किस किस की औलादें हैं जिन्हें समेट रही हूँ मैं। मेरी ज़बान जलती है तो मैं वो उन रिश्तों को नहीं कहती, लेकिन अब समझ में आता है, अब समझ में आता है क्यों कहते थे कि बेटी जवान हो जाए तो बाप से फासला कर ले, मामू से फासला कर ले, और जवान बेटा माँ से फासला कर ले। एक वो जो फिजिकल फासले का एक कॉन्सेप्ट था, वो अल्लाह ताला हमें जानता था, वो अल्लाह हमें पहचानता था। और जिसको यकीन नहीं है मुझसे अपॉइंटमेंट लें, जिसको एतराज़ है मेरी बात पर अपॉइंटमेंट लें, आए मेरे शेल्टर होम में आए। मैं मीडिया पे नहीं बता सकूंगी, लेकिन अगर आप लोग वहाँ आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं नहीं बता सकती। और मैं अपने मर्दों से आज पहले तो माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उनसे कह दूं कि मैं एक औरत की हैसियत से इस माशरे को बहुत समेटा। मैं अपने नेक अच्छे भाइयों से, महरम उन लोगों से मैं बात करती हूँ, खुदा के लिए हमारे माशरे की औरत को बचा लीजिए। हम मर्दों से नहीं निमट सकते। मैं और औरत को नहीं जानती, मैं बहैसियत औरत खुद आईना देखते हुए कहती हूँ कि हम इन मर्दों से नहीं निमट सकते जो हमारे माशरे के अच्छे मर्द हैं, जो तादाद में ज़्यादा हैं। खुदा के वास्ते इन गंदे मर्दों का मुकाबला कीजिए और हमें बचाइए। और मैं अपने हवाले से, औरत के हवाले से कहती हूँ कि उसके किरदार पर हम बात करते हैं, करते रहेंगे, उसको बावफा बनाएंगे, उसको हम वफाशौर रखेंगे, उसको हम गैरत भी सिखाएंगे, इज्जत भी सिखाएंगे, पर्दा भी सिखाएंगे। लेकिन खुदा के वास्ते उन मर्दों को तो संभालिए। बिलाल भाई, मैं कब तक औरतों पे बात करके उनको चारदीवारी की बात करूंगी? चारदीवारी के अंदर घुस के जो मर्द ये काम करता है उसको कहां से निकालूं? वो रिश्ते जिनको जब हम सोसाइटी में बताते हैं तो सोसाइटी पहले औरत को लेबल करती है, उनको कहां से रोकूं? ये चीज कैसे रुकेगी? ये अकेले किसी एक का काम नहीं है और बदतरीन सूरत हाल बनती चली जा रही है। अगर माशरे में गैरत मर्द हो तो औरत संवर जाती है, और बावफा औरत हो तो मर्द निखर जाता है। कहां है ये मर्द और औरत? जितनी मैं अब जब भी कोई बात करती हूं तो मुझे पता है क्या जुमला सुनने को मिलता है, ये तो पिछली सदी की बातें हैं, ये तो 80 की दहाई की बातें हैं। जब मर्द औरत की बात करें, माशरे की बात करें, तो कोई 80 की दहाई नहीं है, सब इसी सदी की बातें। हम सब बर्बाद हो जाएंगे अगर हमने रिश्तों को खो दिया। मैं अपने शेल्टर में देखती हूँ, पैसा बर्बाद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है अभी कुछ अरसे पहले, कुछ अरसा तो नहीं, कुछ साल पहले, वो एक बाप जो है वो अपनी बच्ची को लेके ऊपर की मंजिल पे गया, वहां से बच्चा वो छत पे फेंका था, जो कि ईंटें उठाकर लेकर गया क्योंकि नीचे रेड़े वाली की वो पर्दे के ऊपर गिरा था। हमने तो कभी उस केस को भी नहीं फॉलो किया कि बाप बेटी का तकद्दुस भी खत्म रिश्ते में है। बिलाल भाई, हमारे हर एक के दरवाजे पे ये बात पहुंच गई है। अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये मोहल्ले की बात है, शहर की बात है, इलाके की बात है, मैं आपको बता रही हूं कि हर दरवाजे पे, क्योंकि मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो मीडिया पे नहीं आते या उनके बच्चे शेल्टर होम तक नहीं पहुंचते, लेकिन बहुत खामोशी से, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की बच्ची है जिसको बच्चे को जन्म दिया, वो आके हमारे हवाले करके चली गई। अगर तालीम ही हमें शऊर दे देती है तो यूनिवर्सिटी की बच्ची के पास अपनी डिग्री पहले कंप्लीट करने से पहले बच्चा कैसे आ गया? और वो बच्चा वो रख भी नहीं सकी। कमाल बात ये है कि गुनाह तो खुद करते हैं हम, इंसान गुनाह खुद करते हैं, और उन मासूम नन्नियों को, नन्नी कलियां, हम उसे मसल कर फेंक देते हैं कि उसको कोई सबूत ना रहे। सबूत नहीं मिटाइए, अमाल को ठीक कीजिए। और अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो ना वो बच्चियां हमारी यूनिवर्सिटी में महफूज हैं, ना घरों के अंदर महफूज हैं। अगर मैं सास की बात करूं, ठीक होगी बात। अब मेरे साथ रहिएगा आलिया, मेरे साथ रहिएगा आलिया बहन, मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, ये मतलब केसेस आते हैं आपके पास ऐसे? बहुत ज़्यादा यस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जिसमें ये केस रिपोर्ट्स आलिया आपा जो है बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि घर के मर्दों से मुझे लगता है अब ज़्यादा ख़तरा जो है ना वो आपको
फील होता है, क्योंकि वो जो एक एंसेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हम समझते थे कि कौम लूत का कॉन्सेप्ट है, या वो नहीं है, वो हम सबके बीच में एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे खामोश हैं, लेकिन हम खामोश इसलिए कि जब हम जब हम बात करेंगे तो पत्थर पड़ेंगे। अब इसके बाद आपको और मुझे भी पत्थर पड़ेंगे एक्चुअली। तो लोग क्योंकि सुनने को तैयार नहीं है ना। मसला तो तब हल होता है जब मसले के बारे में बात की जाती है। जब तक आप उसको कारपेट के नीचे रख के कान बंद करके आंखें बंद रखेंगे, लेकिन रहेगा तो रहता है। यू वोंट बिलीव, मेरा एक क्लाइंट जो है वो 70 ईयर्स का होगा। एज ए प्रॉब्लम उसने ये चीज़ अपनी जो है वो डिस्कस की कि मेरे साथ ये मेरे बचपन से ये चीज़ें इस तरह से होती रही हैं, एंड ही हिमसेल्फ वाज डूइंग दैट। और ये मैं लाहौर की बात नहीं कर रही, मैं किसी पोश एरिया की बात नहीं कर रही, ये मैं इंटीरियर सिंध की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी मॉरल बहुत तगड़ा है, पर्दा बहुत ज़्यादा है, फलाना बहुत ज़्यादा, ये मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। और ऑनेस्टली एवरी डे, अब इवन मैं बहुत सारे लोग इसको एज प्रॉब्लम भी देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग जो इसको बड़े शौक से ऑप्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इसको एज प्रॉब्लम देखते हैं, एज शेम देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कोई साइकोलॉजिकल एंसेस्ट्स की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ जी, मैं बाकी सारी चीज़ों की बात नहीं कर रही। ये नफ्सियाती मर्ज है या चॉइस है, क्या चीज़ है ये? दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या है। और समटाइम्स जैसे बहुत सारे टाइम के ऊपर आप, क्योंकि हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि पोर्नोग्राफी में क्योंकि बहुत डिफरेंट रोल्स जो हैं वो प्ले होते हैं, बहुत देखिए, अगर मैं ये कहूँ ना कि एक मजहबी माशरा है हमारा, तो जो गैर मजहबी माशरे हैं उनमें भी ये चीज़ कंडेम की जाएगी, कंडेम की जाती है, मगर वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं और हम समझते ये थे कि यहाँ नहीं हो रही होती, वो भी बुरी है। एग्जैक्टली, जहाँ पे, बिकॉज जहाँ पे आपका पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप, यानी भाई बेटा, आपका बाप, आपका यानी आपका अगर देवर भी, मैं तो समझती हूँ कि उसके साथ भी आपका एक हया का जो है वो रिलेशनशिप होता है, आपका छोटे भाइयों की तरह होता है। अगर आपके उनकी तरफ चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं तो आपके घर का माहौल, इसका मतलब ये सेफ़ नहीं है, वहाँ पे आप रहने, वो माहौल ऐसा है कि वहाँ पे रहा नहीं जा सकता। मैं वक्फा लूँगा और वापस आऊँगा। और ये जो देवर का रिश्ता, जब अल्लाह कहता है ना कि आग हमें नहीं कबूल होता, अल्लाह की बात भी हमें कबूल नहीं होती। मैं सही नहीं कह रहा, हमें नहीं कबूल होती। जब अल्लाह कहता है ना कि जवान बेटी हो जाए तो उसके बिस्तर पे बाप ने बैठे, तो हम कहते हैं क्या, अल्लाह माफ़ करे, हम कहते रहे हैं ना, सुनते भी रहे हैं ये बात, हमें नहीं कबूल होती। ये माशरा फिर आग लग जाती है ना, फिर आप कहते हैं जी इस आग को ना अब डॉक्टर रुबाब जैसे लोग जो है ना वो बताएंगे कि, और जब अल्लाह 1400 साल से तुम्हें बता रहा है, अकल में नहीं आती। लेकिन मैं वापस आता हूँ, आज मुझे बैठे हुए यकीन कीजिए 15 साल पुराना एक ऐसा वाक़या याद आया एकदम, ओ माय गॉड। वापस आइए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गैर साहब बड़ी अदब के साथ और बड़े कम लफ्ज़ों के अंदर और छुपे लफ्ज़ों के अंदर ही बात बताऊँगा। एक पेशेंट से, चलें यूँ कर लेते हैं, पेशेंट से मुलाकात है। उन्होंने यही इतराज़ किया कि जनाब मैं घर के अंदर कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे साथ मसाइल हैं। अब मैं इसमें इंसेस्ट का लफ्ज़ अगर इजाज़त हो तो बस इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब वो, मैंने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया क्योंकि नया नया मैं उस्ताद बना था, तो उस्ताद का एक जज्बा जो था वो मेरे ऊपर तो हावी था, एक ऐसा कि मैंने ही वाहिद काम है जो कि पैगम्बरी का पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो शेवा पैगम्बरी है, तो मैंने तो करना ही ये काम है। मैंने जो कायनात की मदद हो सकती थी ना उसके सामने रख दी, इंक्लूडिंग द हेल्प ऑफ एजेंसीज़, कि जनाब हर तरह से हेल्प होगी। जो पेशेंट था ना वो विड्रॉ कर गया, पेशेंट विड्रॉ कर गया। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उसने कहा जी क्योंकि इसके अंदर कंफर्ट जोन बहुत है, माल बहुत है, घर है, आसाइश है, ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये मेरी समझ से बालातर है कि जब एक दामाद जो है, उसकी बीवी, एक शख्स की बीवी मर गई, अगर उसका बहुत दिलचस्पी है, वो शिद्दत से इन लव है अपने ससुराल के साथ, जो कि मैं चले मान लेता हूँ, तो वो अपनी कहेगा सासू जान से कि आप मेरी माँ की जगह हैं, आप मुझे एक और बेटी दे दें क्योंकि आपने देखा मैंने आपकी बेटी को कितना अच्छा रखा था। ये मेरी समझ में आती है बात। अब यहाँ पे अगर अल्लामा साहिबान बैठे होते, वो मुझे पता है क्या कहते, जो आपने नहीं कहना, वो कहते जी ज़माना जो है ना, माशरा दीन से दूर है, तो जो दीन में है ही नहीं वो भी इसमें लानत भेजते हैं, वहाँ भी ये ठीक नहीं है। तो हमने कौन सी ऐसी मन्नत मान ली है कि मांगना हमने अल्लाह से है, रोटी हमने खानी है हराम,
माल हमने कमाना है सूद, और उसके बाद हमने जाना है उम्रे पे, और हमारी दुआ जो है वो अरबी में कब्र में दफन होते हुए उर्दू में ना कोई मांगे, अरबी में पढ़े, और मदीने की मस्जिदों में हम घूमना अपना मुकद्दर जानना चाहते हैं। हुजूर मतलब खुदा का नाम ले, कोई तो मुझे जगह दें कि मैं कहीं ये कह सकूं कि हम मुनाफिक नहीं हैं। कुतुब भाई लफ्ज़ नहीं है ना? जी बेशक सही है। असल में तो ये सुनने के बाद ज़बान गुंग हो जाती है, क्या कहा जाए, दिमाग सुन्न हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है, आदमी में सोचने की सलाहियत मफकूद हो जाती है कि ऐसा वाक़या ये क्या है। ये तो जहालत के दौर में भी खाल खाल ये वाक़यात मिलते थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले, और उसको आपने आकर रिश्तों के तकद्दुस को बताया और लोगों को समझाया, और उसके बाद एक अच्छा मुआशरा सामने आया। आज हमारी जो है वो अजीब हालत हो गई है कि हमारे यहाँ उन रिश्तों का तकद्दुस यानी बच्चों को समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता घरों में। उसके लिए ज़रूरी है लगारी साहब कि बड़ों को पता हो। जी बड़ों को पता, यही बात है कि बड़ों को जब पता नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या समझाएंगे। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हमारी तदरीसी किताबों के अंदर भी इन रिश्तों के बारे में जो चीज़ें समझानी चाहिए वो अभी तक उस लिहाज से नहीं आई है। तो एक आदमी अगर यानी पढ़ लिख भी जाए और उसके कोर्स के अंदर उसको ये चीज़ें न समझाई जाए तो वो बेचारा क्या करेगा। मैं आपकी तरफ आप कुछ कहना चाहिए, पहले आप फरमा लीजिए। बिल्कुल कहना चाहती हूँ, मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरा मेंबर से सवाल है, क्योंकि कौमें जो है ना वो मेंबर और पॉलिटिशियंस बनाते हैं। बेसिकली ये इफ़ेक्ट वहाँ से आता है क्योंकि उन्होंने एजुकेट करना होता है। हमारे मेंबर ने आज तक कभी ये बात खुतबे में नहीं की होगी कि जी इस्लाम जो है वो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन की बात करता है। ये वो वाहिद दीन है जो कि बात करता है, और कोई मज़हब इसके बारे में बात नहीं करता खुल के। लड़की के हैज़ के बारे में, शादीशुदा रिलेशनशिप किस तरह से होना चाहिए, 7 साल की उम्र में बच्चे को अलग क्यों कर देना चाहिए, कोई मौलाना साहब मैंने नहीं देखे खुतबे में बैठे हुए ये बातें। जब आपने एज मौलाना साहब अपना वो रियल रोल जो है वो प्ले नहीं किया और चीज़ों को डुका छुपा के पीछे कर दिया और ये कहा कि जी नहीं ये वाली चीज़ें जो हैं ये तो ममनुआ हैं, हराम है, हराम है। वो हराम क्यों, उस हराम को समझाया नहीं गया, उसमें क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि लोग उसको अपने तरीके से डिस्कवर करना शुरू हो गए। उनको जो नज़र आया उन्होंने वो डिस्कवर किया विद ड्यू अपॉलॉजी। मैं समझती ये हूँ कि ये हमारे मौलाना साहब की जिम्मेदारी थी बेसिकली, यस, कि वो अब जब मुझे अपने जिस्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती जिसको पर्दा कहा जाता है, जबकि इस्लाम उसकी खुल के बात कर रहा है। क्या बात की है रुबाब ने, बात अच्छी की है, बिल्कुल सही। पर्दा समझाएंगे लेकिन इसके जिस्म की जो एडुलेंसेस है आप वो क्यों नहीं समझाएंगे? आप पर्दे को कैसे समझा सकते हैं कि आधी खबर आपको है ही नहीं और ऊपर से आप टंटना जो है वो डाल रहे हैं। ये यकीन कीजिए ये बात जो है ना ये मुफ्तियों वाली की है, जो कि मुफ्तियों को करनी चाहिए थी कि ये हमारी गलती है, हमारे पैगाम नहीं पहुंच सका। वक्फा लेके वापस इसी बात को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया आप मेरे साथ हैं, आपको आवाज़ आ रही बेटा? जी जी बिलाल भाई। हाँ आलिया मुझे बताएं कि जब ये किस्से आपने, ज़ाहिर है ये हमेशा से जब बचपन से तो नहीं बंदा करता ना, जब आपने शुरू किया एक लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए एक अदारे के तौर पे, कोई ऐसा याद है कि पहला मुकदमा आया होगा तो आपका कैसा रद्द-ए-अमल होगा, आपने क्या सोचा होगा, फिर कैसे हैंडल किया होगा? ज़ाहिर है वो हादसा बार बार हो तो नॉर्मल बन जाता है, लेकिन ये हादसा पहली दफ़ा हुआ हो तो फिर तो हादसा ही होता है ना। ये बिलाल भाई नहीं, ये हादसा हमेशा मेरे दिल को चीरता है। मुझे 27 साल हो गए, मैं नहीं कह सकती कि जब भी ये वाक़या मेरे पास आता है तो मुझे पुराना लगता है या मैं इम्यून हो गई हूँ। मुझे हर दफ़ा ऐसा लगता है कि नासूर को किसी ने फिर खुरच दिया है। हाँ ये दुख ज़रूर होता है कि पहले जो केस महीनों में देखती थी फिर हफ्तों में फिर दिनों में आ गया, और जब मैं उन औलादों को नंग धड़ंग औलादों को अपनी गोद, मेरे पास एक ऐसा भी किस्सा आया जो इसी किस्म का था, इसी तरह घर का था। वो उस बच्ची ने सारा टाइम उसी घर में गुजारा, डिलीवरी उसी घर में हुई, वो मदर फीड वहीं पर हुई, और जब वो कोई 8-9 महीने का बच्चा मेरी गोद में आया था, वो नंग धड़ंग बच्चा, ना उसके जिस्म पर कपड़ा था ना उसके पेट पे दूध था। सबसे पहले मैंने उसको अंदर भेज के कपड़े पहना के उसको दूध दिया था। अरे बदबख्तों,
क्या कहूं बिलाल भाई, मैं तो बस यही समझती हूँ कि मुझे पता है मैं रोक नहीं सकती, कोई अख्तियार नहीं है। आती हूँ, बात करती हूँ और अल्लाह से कहती हूँ अल्लाह मैं उस चिड़िया की तरह हूँ जो सिर्फ पानी डाल रही हूँ अपना फर्ज पूरा करने के लिए। मैं इकरार कर लेती हूँ कि रोकना मेरे अख्तियार में नहीं है, लेकिन बात करना। और ये जो हम सजदों की और इसकी बात करते हैं, तो कोई जन्नत का तालिब है तो कोई गम से परेशान है, जरूरत सजदा करवाती है, इबादत कौन करता है। बिलाल भाई, हमारे इंसान के अंदर एक कैफियत होती है दीवानेपन की और वहशत की। पहले शायद कभी कभी ये कैफियत आया करती थी, अब तो मैं माशरे में देख रही हूं कि बचना बचाना दोनों मुश्किल हो गया। जिसको देखो या तो वो दीवानेपन में या उसके अंदर वहशत है। अरे कब्र की वहशत से नहीं डरते हो क्या? एक वहशत कब्र में भी आनी है, वो वहशत अभी से सबने अपने वहशत तो उसके लिए है जिसके लिए अल्लाह हो, हमारे लिए तो अल्लाह ही नहीं। बिलाल भाई, मैं एक और चीज अपने माशरे के लिए कहूं, पहलू तारीख में है, वरना कौम लूत के वाकयात होते ही ना। हम तो हमारे तो मैंने तो ऐसे भी उलमा इकराम हादसतन देखे हैं जो कि इस बात में जितनी तफसीर जो कुरान के अंदर नबी और पैगम्बरों की कहानी, उसमें भी अपनी अक्ल डाल के ना इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डालते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो तो ऐसा था, वो ऐसा था। हम फेस नहीं करना चाहते। ये बात सच है कि एज अ सोसाइटी हम ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इस पे चादर पड़ जाए। ये नहीं है, गलत है। ये देखें, ये नहीं है, ये गलत है। एक जो है ना, मैं फिर माजरत के साथ बच्चे की पैदाइश के ऊपर जाना चाहूँगी, जहाँ से ये चीज़ें एक्चुअली शुरू होती हैं। हम बच्चे को, जब बच्चे की ना कुछ स्टेजेस होती हैं जिसपे वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में सीखता है, और वो 1.5 ईयर की एज है। 1.5 ईयर की एज के ऊपर ये कुदरत का सिस्टम है, आपका और मेरा नहीं है। वो अपने जेनिटेलियाज को, प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, उसको एक्सप्लोर करता है। अब पहला पैगाम उसको क्या मिलता है वहाँ पे? छोड़ो गंदा है, छोड़ो गंदा है, छोड़ो गंदा है। एक चीज़ पहले दिन आपने उसके दिमाग में गंदी डाल दिया, गंदी, वो नहीं समझ पा रहा मगर रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। वो 2.5 साल की उम्र में जाता है तो हम वो उसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब वो पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर भी हम उसको सिर्फ गंद बता रहे हैं, सिर्फ गंद बता रहे हैं, हम उसको नेचुरल नहीं चीज़ें बता रहे, जबकि ये वो स्टेज नहीं समझा रहे। और वो वहाँ से, वो माँ के पेट से समझना शुरू हुआ बेसिकली। हम समझते हैं, उस वक्त नहीं समझता वो। अब वो स्टेज अगर आपने बच्चे की अच्छी गुजार दी, यानी आपने उसको ये नहीं कहा कि ये गंदा है, वो ना गंदा होगा ना अच्छा होगा, न्यूट्रल होगा, वो अपनी एक स्टेज गुजर जाएगा। जितनी अच्छी तरीके से बच्चे अपनी अर्ली स्टेजेस गुजारते हैं, वो उतने ही बेहतर तौर पर रिश्तों को समझते हैं, उतने ही बेहतर तौर पर उनके सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं और नॉर्मल होते हैं। लेकिन पहली गिरा इस जगह के ऊपर घर पे लगनी चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट, एक क्राइम रिपोर्टिंग में आपको लगता है कि इस तरह के मुकदमात इतने एब नॉर्मल या सब नॉर्मल या हैरत से भी बालातर आपकी ज़िंदगी में आए कि आपको भी हैरत हुई कि ये क्या है? बिलाल साहब, बहुत सारे वाक़यात ऐसे मैंने रिपोर्ट किए हैं, उन पे फैक्ट्स कलेक्ट करने की कोशिश की है, मौक़िफ़ लिया है, हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है, लेकिन इनके बावजूद मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे के पूरे मुआशरे का फेस जो है वो इस तरह के वाक़यात हैं। वाक़यात बड़े हैं, रिपोर्ट होना भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसको पूरे मुआशरे का फेस ये मेरी ज़ाती राय मैं नहीं करार दे सकता, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं कंडेम करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। पिछले साल एक वाक़या रिपोर्ट हुआ लाहौर में, बदामी बाग में। एक 1.5 माह के बच्चे को उसके वालिदैन जो हैं वो हॉस्पिटल लेकर, 1.5 माह का 1.5 माह का बच्चा, 40-50 दिन का, हाँ जी, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ये इंकशाफ किया कि इस बच्चे के साथ तो सोडोमी केस है, बदफेली हुई है, ज्यादती हुई, बच्चे की डेथ हो गई। उन्होंने कहा जी इसका पोस्टमार्टम, 1.5 माह के बच्चे के साथ ज्यादती, 1.5 माह के बच्चे के साथ। ये म्यो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा, म्यो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने पुलिस को कॉल की कि एक बच्चा आया, उसकी डेथ हो गई है, उस बच्चे के साथ रेप हुआ है। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए इंसिस्ट किया तो बच्चे की जो फैमिली थी उन्होंने शोर मचा दिया कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुलिस ने इन्वॉल्व हो के ज़बरदस्ती उस बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया, केस रजिस्टर किया, और 1.5 माह बाद तकरीबन पता चला कि उस बच्चे का बड़ा भाई जो था वो इसका जो कल्प्रिट है मेन, वो उसने ये सारा फेल किया। तो अब ये वाक़या केस होगा क्या? अब वो ऑब्वियसली जो मुद्दई बनेंगे उसकी, इसका कोई हल हो सकता है? इसका हल जो है वो कुव्वत नाफज़ा के पास है। हम अच्छी बात मिंबर रसूल पर लोगों को सुना सकते हैं, नाफिज नहीं कर सकते। मुआशरे के जो अफराद हैं वो हर बुरी बात के बाद हमारी तरफ फेंक देते हैं कि मौलवियों का कसूर है, उन्होंने ये बात नहीं कही। देखें, इस्लाम ने जहाँ पर कवानीन बताए हैं, हराम व हलाल बताया है, पर्दे के मसाइल बताए हैं, रिश्तों का तकद्दुस बताया है, उसके बाद फिर कुव्वत नाफज़ा है
कि कोई बंदा अगर इस लाइन को क्रॉस करता है तो उसके लिए। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सज़ा देखी होते हुए किसी को, ऐसे शख्स को? तो ये मौलवियों को कसूर नहीं, ये वैसे कुव्वत नाफ्ज़ा की बात करो, कभी सज़ा देती होती देखी? ये जिस मुल्क में सज़ा ही नहीं है वहाँ पे कुव्वत नाफ्ज़ा कौन सी होनी है? जिस मुल्क में मुल्क के 3 वज़ीर आज़म मर जाएं, कत्ल हो जाए और उनका आज तक पता न चले, मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं किस खेत की मूली हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मैं बात आप अथर गहराइयों से कह रहा हूँ। मैं इस बात पे जज नहीं होना चाहता, लेकिन आप कर भी लें तो कोई फिक्र की बात नहीं है। वो जब लफ्ज़ शुरू हुआ ना, ओ यार, हमने माँ बहन बेटियों को भी यार यार बना लिया, क्लास वाले उसको यार। मैं सख्त खिलाफ हूँ उन लफ्ज़ों के जो आगे चल के आपकी नफ्सियात के अंदर से तकद्दुस निकाल दें। अगर सारे इस दुनिया में यार हो जाएंगे तो फिर सोचने की बात है, रिश्ते कौन होंगे?